Okay. Bending of light when it goes from one medium to another. बेंडिंग अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग तरह से होती है. हमने पढ़ा था रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस बेंड्स इनटू द सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम. अगर सेम मीडियम में आ गई तो रिफ्लेक्शन, और मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन. ठीक है, और भी बेंडिंग होती है, वो आगे पढ़ेंगे. तो इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर. डेफिनेशन नोट करो. Refraction, it's bending of light when it goes from one medium to the other. It's bending of light when it goes from one medium to the other. So bending of light when it goes from one medium to the other is called refraction. ध्यान दो, that's an incident ray, point of incidence, normal, refracted ray. This is angle of incidence, angle of refraction. ठीक है, that's incident ray, normal, point of incidence, refracted ray, angle of incidence and angle of refraction. Laws of refraction पढ़े थे हमने, 10th में पढ़े होंगे, बताए जाएं. फर्स्ट, laws of refraction. हद हो गई. हाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray at the same point of incidence lie in the same plane. ठीक है. And second, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. That's second law. ये प्रूव करेंगे हम अगले चैप्टर में. Ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. ठीक है, ओके. तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर. मीडियम के इफेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ना है, हमें ध्यान दिया जाए. मीडियम, एक मीडियम होता है रेयरर और दूसरा क्या कहलाता है, तो ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिक्स के हिसाब से. एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर. हम जनरली ये वर्ड ऑप्टिकली यूज नहीं करते हैं, सिंपली बोलते रहते हैं रेयरर एंड डेंसर. रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, किधर बेंड होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. दैट्स आई, दिस इज आर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई, आर इज लेस देन आई. आर इज ऑलवेज लेस देन आई. ध्यान रखना, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. रे ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ओके, अगर रेयरर इधर हो, डेंसर इधर ले लें. हाँ भाई, किधर बेंड होगी, अभी ध्यान से देखो. रेयरर, स्टिल रेयरर टू डेंसर. हाँ, अभी भी रेयरर टू डेंसर विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. दैट्स आई, दिस इज आर. सो आर विल बी लेस देन आई. ठीक है, हमें डायग्राम दोनों डायरेक्शंस में बनाने की आदत होनी चाहिए. जरूरत पड़ सकती है तो बनाए जाएं, दोनों बनाएं, और डायग्राम जल्दी जल्दी बनाएं. हाँ जी, और उल्टा कर लें. अगर डेंसर टू रेयरर जा रही हो, दिस इज रेयरर टू डेंसर, आर विल बी लेस देन आई एंड द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. Denser to rarer, it bends away from the normal. This is I and this is R. R will be greater than I. ठीक है, फिर से बनाएं. Yes, we have denser on this side, rarer medium on this side. Ray traveling from denser to rarer will bend away from the normal. So that's I and this is R. R is greater than I.
कंसेप्ट्स कई जगह यूज होंगे, ध्यान में रखें। डायग्राम्स में यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कोई बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, हाउ वी कैन डिफाइन इट? एनीबॉडी? हाँ, C by V, okay. It's always a refractive index of a medium। दो मीडियम है, सपोज वैक्यूम है ये, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में और लाइट की स्पीड मीडियम में। रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, स्पीड चेंज हो जाती है और इसी की वजह से बेंड होती है। हम आगे पढ़ेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium। refractive index, speed of light in vacuum to speed of light in medium। n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और mu से भी करते हैं। कुछ बुक्स में n से कर रखा होगा, स्मॉल n, और कुछ में mu से किया होगा। डेफिनेशन नोट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इट्स द रेशियो ऑफ It's the ratio of speed of light in vacuum, ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। और वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर, वहां हम इसे प्रूव करेंगे। ये साइन आई और साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके इक्वल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हो गए, स्पीड की टर्म्स में और एंगल्स की टर्म्स में। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसे ध्यान से समझा जाए, क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को कैसे यूज करना, कैसे लिखना होता है, इसी में गलतियां हो जाती हैं। तो पे अटेंशन। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एंड बेंड्स, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाय साइन आर। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए का या बी का? तो ध्यान दिया जाए, रे किधर से किधर ट्रेवल कर रही है? ए टू बी। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे ही ए म्यू बी। क्लियर है? और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो यहां लिखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर से किधर ट्रेवल कर रही है, उसी ऑर्डर में इसको लिखा जाए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, refractive index of a medium in which refracted ray travels, refractive index of a medium in which angle of refraction is formed। तो इतना सारा याद रखने की जगह यही ध्यान में रखें, इसी ऑर्डर में लिखा जाए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज। दूसरी बात, इट्स अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम इसे साइन आई बाय साइन आर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ। एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस को C से, T से, थीटा से, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को R से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आप साइन आई बाय साइन आर से कंफ्यूज हो सकते हैं। इट्स ऑलवेज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, वेरी कॉमन मीडियम, दैट्स आई एंड दिस इज आर। तो रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे समझ में? दोनों नोट किए जाए, दोनों।
we have a ray traveling from one medium to the other. अगर इसको रिवर्स कर दें, दैट्स आई, दिस इज आर, ध्यान दो इधर, अगर इसको रिवर्स कर दें, विल इट फॉलो द सेम पाथ और विल द पाथ चेंज? हाँ, पाथ सेम होगा या चेंज हो जाएगा? रिवर्स करना है, एक मिरर शो कर दो, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर, तो वापस चली जाएगी, एंड इट फॉलोज द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द इंसिडेंट रे. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. नोट किया जाए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. It states that when direction of ray of light is reversed, when direction of ray of light is reversed, it retraces the path. When direction of ray of light is reversed, it retraces the path followed by the incident ray. Retraces the path followed by the incident ray. Statement समझ आ गई? So if the direction of ray of light is reversed, it retraces the path followed by the incident ray. So we'll follow the same path. ठीक है, ध्यान दोगे इधर, ये दो मीडियम मान लेते हैं, A और B. Pay attention. Ray traveling from A to B. A mu B. I is the angle of incidence. R is the angle of refraction. So sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. And when it's going from B to A, this is the angle of incidence and that's the angle of refraction. तो क्या आ जाएगा ये? sin R by sin I. आ गया समझ में? You got to be very careful. ये ऑर्डर सही होना चाहिए और ये ढंग से लिखने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर? यही गलतियां हो सकती हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद के स्टेप्स फिर मिक्सअप हो जाएंगे, तो बी वेरी केयरफुल. मल्टीप्लाई करो इनको, ए म्यू बी, बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई. ठीक है, और ये सारे कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया? ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इक्वल टू 1. ठीक है ना? आर और आर, आई और आई इक्वल एंड कैंसिल हो गए. कह सकते हैं ए म्यू बी इक्वल टू 1 बाय बी म्यू ए. वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? आ गया समझ में? दैट्स हाउ वी कैन यूज द कांसेप्ट. नोट करो उसको. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट ए ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन एट अ ग्लास स्लैब. Refraction at a glass slab. Pay attention. We have a glass slab. That's air, glass, air. Ray strikes the surface, air to glass, rarer to denser, and now from denser to rarer. The ray is called एमर्जेंट रे. इसकी कोई खास प्रॉपर्टी एमर्जेंट रे की किसी को मालूम हो? हाँ, somebody else? पैरेलल टू इंसिडेंट रे. कब नहीं होगी? इट्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे जब, हाँ, ये और ये मीडियम सेम होना चाहिए. अगर है देन एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. हम इसे प्रूव करेंगे, यही हमें प्रूव करना है दैट एमर्जेंट रे इन अ ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू
द इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली द कंडीशन अटैच, ये दोनों मीडियम सेम होने चाहिए। तो लेट सपोज दिस एंगल इज I1 R1, that's I2 and R2. Ray traveling from air to glass, तो A mu G will be equal to sin of angle of incidence by sin of angle of refraction। और दूसरे सरफेस पर it's traveling from glass to air will be, ठीक है, दिस इज क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो, A mu G into G mu A will be equal to sin I1 by sin R1 into sin I2 by sin R2। ये तो वन आ गया, अभी प्रूव किया था हमने, A mu G into G mu A दूसरे के रेसिप्रोकल है। चेक करना ये एंगल्स इक्वल है, R1 और I2 यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर क्या बच गया, sin I1 by sin R1, that means sin I1 equal to R2 sin R2। तो फिर I1 equal to R2, that means emergent rays parallel to the incident ray। अगर I1 और R2 इक्वल आ गए, they are exterior angles, तो लाइंस पैरेलल होंगी, that means emergent rays parallel to the incident ray। नोट किया जाए। आगे बढ़ते हैं, इसी में we are adding few more things। The ray is traveling this way, ऐसे जा रही थी, अब ये पाथ हो गया, that's the initial path, that's the final, शिफ्ट हो गई। इतना इधर आ गई, that's called lateral displacement। Anybody who remembers the formula? हाँ, किसी को फॉर्मूला याद हो? तो फाइंड करेंगे, से d is the thickness of the glass slab, ये d हो गया, मार्क दिस पॉइंट एज A B C D, इसे x ले लो, इसे y ले लेते हैं, y निकालना है, एंड दैट्स कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जनरली डेरिवेशन नहीं आता है, बट स्टेप्स पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए भी वही स्टेप्स चाहिए होंगे, फॉर्मूला जैसे भूल गया तो हमें उन्हीं स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी और उनको यूज करके डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, ट्राइंगल ए बी सी में x by d will be equal to secant r1, तो x will be equal to d secant r1। चेक करो, समझ में आया? x by d हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हम ट्राइंगल ACD यूज करने वाले हैं, ACD। हाउ मच इज दिस एंगल? हाँ हाँ हाँ, I1 माइनस R1, ठीक है। चेक करें, जिनको नहीं समझ में आया देख सकते हैं। दैट्स द रे इधर जा रही थी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये अगर I है तो ये भी कितना होगा? I, और ये बेंड हो गई, ये बना R1, तो ये कितना बच गया? I1 माइनस R1। आ गया समझ में सबको? ठीक है ना कभी? ओके, तो ट्राइंगल अगर हम यूज करें ACD, देन y बाय ये एंगल कितना है? ये I1 माइनस R1, तो y बाय x विल बी इक्वल टू साइन I1 माइनस R1, तो y इक्वल टू x साइन I1 माइनस R1। इसमें x की वैल्यू फर्स्ट से प्लेस कर दें, फ्रॉम 1 and 2, y इक्वल टू d secant R1 into sin I1 माइनस R1। फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छे, वरना ये स्टेप्स ध्यान में होने चाहिए। दो एंगल्स भी होंगे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से 60
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज 30, आपको इनको यूज और थिकनेस दे रखी होगी, सॉल्व करके वैल्यू याद रह जाए ठीक, नहीं तो इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, हो गए वेरी फास्ट। चलिए लास्ट टॉपिक आज का, रिफ्रैक्शन एट ए कंपाउंड स्लैब नोट किया जाए। ये दो मीडियम थे, एयर और ग्लास। अगर दो से ज्यादा मीडियम हो देन वी कॉल इट ए कंपाउंड स्लैब। तो कंपाउंड स्लैब पर रेज कैसे बेंड होंगी और क्या मैथमेटिकल रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेट्स ट्राई टू डिराइव देम। रिफ्रैक्शन एट अ कंपाउंड स्लैब। डेरिवेशन और डायग्राम से पहले ये मेंशन करें किसकी डेंसिटी ज्यादा है, विच इज डेंसर देन एंड विच इज रेयर देन। तो B इज डेंसर देन A अज्यूम कर लिया, ठीक है, और C इज डेंसर देन B। B A से डेंसर है और C B से डेंसर है, तो A सबसे रेयर मीडियम हो गया, क्योंकि हमें रेज उसी के अकॉर्डिंग शो करनी है। पहला और लास्ट मीडियम सेम लिया गया है, ये ध्यान रखना है। ray strikes the surface, B is denser than A, so bends towards the normal, and again C is denser than B, तो bends towards the normal। A सबसे rarer है, the ray bends away from the normal। और क्योंकि पहला और आखिरी मीडियम सेम है, तो emergent ray will be parallel to the incident, ठीक है। अब हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। कुछ रिलेशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमें लिखने हैं, एंगल्स मार्क कर लेते हैं, I1 R1, I2 R2, I3 R3। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B, तो A mu B will be equal to sin I1 by sin R1, angle of incidence, angle of refraction। B to C if it travels, तो sin I2 by sin R2, and when it travels from C to A, क्या रिलेशन होगा, sin I3 by sin R3। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, that gives A mu B, B mu C into C mu A, sin I1 by sin R1 ठीक है जी। कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे जरा चेक करो। R1 और I2 देखना इक्वल है, ठीक है। R1 और I2 इक्वल है, R2 और I3 इक्वल है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो I1 और R3 भी इक्वल है, ठीक है। समझ आ गया, बर्लिन पक्का। A mu B, B mu C into C mu A क्या आ गया 1, और A mu B into B mu C इक्वल टू 1 by C mu A। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, इसके में जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। A mu B into B mu C किसके इक्वल होगा, ये लिख सकते हैं C mu A, यस, ठीक है। आ गया समझ में। अब खास बात, B और B चेक करो, एक नीचे लिखा हुआ है और एक ऊपर लिखा हुआ है। C भी ऐसे ही है, A भी ऐसे ही है। अगर ये मीडियम इस तरह से लिखे हो, कहीं एक जगह ऊपर और एक जगह नीचे, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इनके इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो गए, तो सबके ही कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 1 बच गया। आ गया समझ में। नोट करो, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, ऐसा नोट किया जाए इसे। बोला था हमने A में सीखा नहीं पता,